ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11। टोटल 12 चैप्टर्स हैं और ऐसा समझ लीजिए कि 99% मैंने कंप्लीट कर दिया। बस ये फॉर्मेलिटी है चैप्टर 11 और चैप्टर 12, बिकॉज ये सब रिवीजन ही होने वाला है। और बड़े एक दो लेक्चर्स में चैप्टर 11 और एक दो लेक्चर्स में चैप्टर 2, मतलब 3-4 लेक्चर्स टोटल हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने अपना म्यूचुअल फंड का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं। और बेटे बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि अब हम सर कैसे करें। तो मैंने जो भी वीडियोस के नीचे गूगल फॉर्म्स अटैच किए उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। बेटे 500-600 भी नहीं, 700 क्वेश्चंस हैं। और आप हमारी मोबाइल ऐप से भी टेस्ट पोर्टल के थ्रू बड़े सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चंस है बेटे मोबाइल ऐप में। मतलब आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब से कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू गेट एनी मॉक टेस्ट एटसेट्रा। 1000 क्वेश्चन, भूपेश आनंद की नॉलेज, यार इससे ज्यादा क्या चाहिए आप ये बताइए ना। लॉजिकली मैं तो कहता हूँ वर्कबुक भी सब छोड़ दीजिए, आप खाली लेक्चर्स देखिए और जो मैंने 1000 क्वेश्चंस अपनी मोबाइल ऐप में दिए हैं या गूगल फॉर्म में दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मैं भी कराऊंगा, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है बेटे। मैं पेपर पास होने की बात नहीं कर रहा, वो तो हो ही जाएगा, बट मैं चाहता हूँ आप इन्वेस्टर को कैसे इंप्रेस करेंगे। तो आइए जी, प्लीज जल्दी से आज कुछ बातें छोटी छोटी सी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ऊपर अपना जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा चैप्टर 11, मैंने लिखा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। वी हैव सीन लास्ट 10 चैप्टर्स दैट व्हाट आई मीन बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। बड़े सारे स्कीम्स देखी, बड़े सारे स्टॉक्स देखे, बहुत सारी बातें हो गई यार। अब बस कंप्लीट होने वाली बात है हमारी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस कि भाई जो हमने स्कीम्स निकाली थी, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 25, 30, 40 स्कीम्स थी। देयर आर 45 म्यूचुअल फंड्स इन mfindia.com और उनकी 200 प्लस स्कीम्स हैं। वो परफॉर्म कैसा कर रही हैं? बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, ये ऐसे 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 ऐसे, बट हाउ दे आर परफॉर्मिंग, मतलब उनकी परफॉर्मेंस है क्या? कैसे चेक करें कि वो अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं? तो बेटे ये चैप्टर नंबर 11 का जन्म हो गया। इन दिस वी विल सी दैट हाउ एक्चुअली दिस स्कीम इज परफॉर्मिंग। तो हम क्या करेंगे, एक मापदंड से, एक बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। जैसे आपकी बॉडी में टेम्परेचर कितना है, वो किससे कंपेयर करते हैं? बेंचमार्क से। 98.4 डिग्री के टेम्परेचर से चेक करते हैं कि आपको ज्यादा टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। इट मींस वी हैव अ बेंचमार्क। Similarly, for a blood pressure, we have a benchmark. Similarly, for sugar level, we have a benchmark. इन सभी चीजों के लिए हमारे पास बेंचमार्क्स हैं, यू नो, एंड वी कंपेयर विद हेल्प ऑफ बेंचमार्क्स कि भाई हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर अ फंड मैनेजर हु इज एक्चुअली डूइंग द वर्क, यू नो, लेट इट बी एक्टिव मैनेजमेंट, लेट इट बी पैसिव, कुछ भी स्कीम की बात आप नहीं कर रहे, बट कुछ लास्ट में कैलकुलेशन डेट स्कीम होगी या हाइब्रिड होगी या इक्विटी होगी या फंड टू फंड, कुछ भी होगा, कुछ रिटर्न तो आएगा। अब हम ये जज करने वाले हैं कि वो जो रिटर्न इस फंड मैनेजर ने कैलकुलेट किया आफ्टर ऑल दैट एक्सपेंसेस, यू नो, वेदर इट इज एडिक्वेट और वेदर इट इज मोर देन द मार्केट और वेदर इट कैन बी कंपेरेबल विद द कंपटीटर्स, वेदर दिस फंड मैनेजर इज आउट परफॉर्मिंग, वेदर दिस फंड मैनेजर इज अंडर परफॉर्मिंग। जैसे आप एक स्टूडेंट के मार्कशीट से पता लगा लेते हो कि भाई ये इंग्लिश में अच्छा है या नहीं, मैथ्स में अच्छा है या नहीं, इसकी साइंस वीक है या स्ट्रांग है, सोशल स्टडीज वीक है या स्ट्रांग है। तो आप एक बेंचमार्क रखते हो कि हाईएस्ट कितने बच्चे के आए इस क्लास में और इस बच्चे, मेरे अपने बच्चे के कितने आए, तो आई कैन कंपेयर इट। तो बेटा दोस्तों, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं जो परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट करने वाला हूं, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो जल्दी से आज आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं बेटे आज एक गाना दिखाऊंगा, लेकिन लेक्चर 1 ऊपर लिखिए, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं, आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए। चैप्टर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट था और चैप्टर 11। बेटे अगर ये चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स में भी अच्छी तरह से ग्रिप कर ली ना, पास तो हो ही जाओगे यार। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 ही करके जाने हैं यार, पहले 11-10 कर लो यार। आप ऐसे मत देखो, मैंने बड़ी मेहनत की यार आपके साथ, है ना, फिर अपलोड किए, कौन करता है यार ऐसे।
थोड़ा सा मुझे, अगर आप सच में कुछ रिटर्न देना चाहते हो तो आप ईमानदारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, और आप फिर एयरन के बाद मेरे से कांटेक्ट करो, हम उसके बाद भी कुछ क्लासेस लेते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं बस आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आज मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी है, वो चैप्टर नंबर 12 का खेल है, दैट विच स्कीम इज बेटर और विच स्कीम इज टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन ऑफ अ स्कीम वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 12। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे 10th क्लास के मार्क्स को देखकर हम चेक करेंगे कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। अभी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, अभी तो बोर्ड में जा रहा बच्चा, अभी तो बोर्ड के नंबर देखेंगे 10th क्लास के। इट मींस वी विल कंपेयर हाउ मेनी मार्क्स ही हैज गॉट इन क्लास स्टैंडर्ड 10th। ऑन दैट बेसिस वी विल सी विच सब्जेक्ट। अभी हम स्कीम को सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम अभी स्कीम की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। आइए जी, आइए आइए आइए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वी हैव सीन इन द लास्ट सो मेनी चैप्टर्स दैट इक्विटी फंड भी होता है, डेट फंड भी होता है, हाइब्रिड फंड भी होता है। बेटे इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रोथ चाहते हैं, रिस्क ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ। बट अगर आप डेट फंड को देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है, जान के मैं इसको आपको आइडिया दे रहा हूं कि आपको मालूम चल जाए कि जब मैं बेंचमार्क की बात करूंगा तो कौन से बेंचमार्क यूज करूंगा। मैं यहाँ पे चालाकी कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अभी मैं पीपीटीज दिखाऊंगा, वर्कबुक दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले हैंड रिटन स्लाइड्स को देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं। मैंने कहा इक्विटी फंड के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। डेट फंड के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है इनकम इनकम इनकम। हाइब्रिड के पीछे होता है दोनों, ग्रोथ भी और इनकम भी। बस आपको ये पहले पता तो होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, आप एक बच्चे ने म्यूजिशियन बनना है और एक बच्चे ने स्पोर्ट्समैन बनना है, तो बेटे आप स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन की परफॉर्मेंस को कंपेयर थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो आपको क्या करना है, एक म्यूजिशियन को दूसरे म्यूजिशियन से कंपेयर कर सकते हो, फिर तभी परफॉर्मेंस पता चलेगी। इट मींस दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। एक डांसर की परफॉर्मेंस दूसरे डांसर की परफॉर्मेंस से चेक करते हो, बड़े सारे शोज आपने देखे होंगे, देन ओनली वी कैन से दैट ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये गंदा परफॉर्म कर रहा है, या ये इसने ऐसे किया इसने ऐसे किया। इट मींस बेस सेम होना चाहिए। बेबी को बेस पसंद है, बेटे क्लास 5th का बच्चा और क्लास 10th के बच्चे की नॉलेज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वेन एवर आई वॉन्ट टू कंपेयर, मैं किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करूंगा तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसी का कहूं कि ग्रोथ है, किसी का कहूं इनकम है। आई कैन कंपेयर विद घोड़े विद गधे, आई कैन नॉट कंपेयर घोड़े विद गधे। आई कैन कंपेयर गधे विद गधे, डोंकीज विद डोंकीज, एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस एंड हॉर्सेस विद हॉर्सेस। तो आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आप मेरी शायद बात को समझ रहे हैं। मैं एक बार आपके सामने एक बार बेटे अपनी स्लाइड भी दिखा दूं। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी इस बार आज के चैप्टर के लिए स्लाइड प्रिपेयर की है और सीधा मैं आ गया जी बेंचमार्क। मेरे को अभी आपको बताना है बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस, लेकिन मैंने अभी तक बेंचमार्क का नाम ही नहीं लिया। मैं खाली बेंचमार्क के लिए पीछे पीछे कुछ आपको बता रहा हूं। मैं बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्कीम, and the performance of that scheme can only be calculated with the help of a benchmark। जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री बेंचमार्क है, इसी तरह से हम जब भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को चेक करेंगे कि वो अच्छा काम कर रही है, फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या गंदा परफॉर्म कर रहा है, हम उसके कैलकुलेशन को, जो भी रिटर्न उस फंड मैनेजर ने निकाला है उसको बेंचमार्क से कैलकुलेट कर कंपेयर करेंगे। जैसे एक बच्चे, एक स्कूल में बच्चा होता है ना, हेड बॉय है ना, हेड बॉय से हम कंपेयर करते हैं कि आप अच्छा है हेड बॉय से या गंदे हैं, क्योंकि हेड बॉय के अंदर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हेड गर्ल दिखने में भी सुंदर है, हाइट भी अच्छी है ना, गॉर्जियस लुकिंग है, पढ़ाई में भी अच्छी है, तो हमने उसको हेड गर्ल बना दिया। दैट इज अ बेंचमार्क ऑफ द स्कूल, बिकॉज दैट गर्ल इज रिप्रेजेंटिंग होल स्कूल, सो वी विल कंपेयर विद दैट हेड गर्ल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ बेंचमार्क्स बना देंगे। अच्छा, मैं नहीं बनाऊंगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाएंगी।
स्टॉक एक्सचेंजेस बनाएंगे, रिसर्च पब्लिकेशन हाउसेस बनाएंगे, या एएमसी खुद भी बना देगी और एसआईडी में लिख देगी भैया हमारा बेंचमार्क ये, हम इसका मापदंड है, हम इससे कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस। इसका मतलब आज से एक बात समझ लेनी है कि आपको कभी भी whenever you want to compare the scheme, the performance of the scheme, you have to check it with, you have to compare it with benchmark. अब बेंचमार्क बनता कैसे है? बेंचमार्क बनाने के पीछे क्या फीचर्स होने चाहिए? जैसे आप पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी का टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसमें धनिया कितना होना चाहिए, उसमें सब भाजी कैसी होनी चाहिए, उसमें मक्खन कितना डले, चटनी कितनी हो, वो सारी बातें मैं बताऊंगा कि भाई हम तभी कहेंगे ये बड़ी अच्छी पाव भाजी है। हल्दीराम की पाव भाजी खाएंगे तो आपको अलग टेस्ट आएगा, नॉर्मल नुक्कड़ की पाव भाजी खाएंगे तो अलग टेस्ट होगा, बिकॉज आपको अब ये चेक करना है कि वो बेंचमार्क है क्या। तो आई थिंक कमर सीधी कर चुके हैं क्या आप? अभी लिखना नहीं है बेटे, पीपीटी में कुछ नहीं लिखना मेरे बेटे, ये तो वैसे ही प्यार था, अभी दिखा दिया, अभी आएंगे बेटे पीपीटी में आएंगे ना। सबसे पहली बात आज के लेक्चर की ये लिखें दैट व्हेनेवर आई वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम I will compare it with the help of benchmark, but before that you should be aware of what is the meaning of a benchmark. आपको ये तो पता होना चाहिए कि बेंचमार्क होता क्या है। तो आप सब लिख रहे हैं बेंचमार्क is when you can compare something with something। कुछ होता है जब आप किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने एक न्यूली मैरिड कपल को देखा, आपको लगा यार ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। बट कई बार आप ऐसा कपल देखते हैं कि लड़की तो इतनी सुंदर है, वो लड़का सुंदर नहीं, आपको लगता है पता नहीं क्यों शादी कर ली। मतलब आपके माइंड में कंपैरिजन होता है, आप एक कपल को देखते हैं वो आप बेंचमार्क बना देते हैं कि भाई ये आलिया और रणबीर का एक हमने कपल को बेंचमार्क बना दिया है, बेस्ट कपल है ना, उससे कंपेयर करते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब ये है एक मापदंड, व्हेन वी कंपेयर समथिंग विद समथिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जैसे हेड बॉय की बात बताई आपको, जैसे मैंने 5th क्लास और 10th क्लास के बच्चे की बात बताई। बेटे रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए, जैसे मैंने अभी रणबीर आलिया भट्ट की मैरिज को कंपेयर किया कैटरीना और बाकी लोगों के साथ, और फिर कंपेयर किया और फिर देखा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम भी कुछ बेंचमार्क्स बनाएंगे। जैसे सेंसेक्स 30 है, जैसे निफ्टी 50 है, जैसे निफ्टी 500 भी है, जैसे बैंक सेक्टर का इंडेक्स है, जैसे सीमेंट सेक्टर का इंडेक्स है। तो वी हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी इंडेक्सेस, वी हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी बेंचमार्क्स एंड वी विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर म्यूचुअल फंड स्कीम विद दोज इंडेक्सेस। तो लिखेंगे जी मोस्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है बेटा, इसके ऊपर ये जो बी पॉइंट आप लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बेंचमार्क्स आर सेट बाय, कौन बनाता है बेंचमार्क्स? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाती हैं। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डेट स्कीम्स ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे प्रिपेयर, अभी मैं दिखाऊंगा डेट स्कीम्स में कि मैक्सिमम केसेस में क्रिसिल ने अपनी बेंचमार्क्स प्रिपेयर किए हैं। और कई बार हम देखते हैं कि रिसर्च हाउसेस भी they prepare the benchmarks, and stock exchange, as I have just told you, Bank Nifty is there, as I have told you Sensex 30 is there, as I have told you Nifty 50 is there. There are so many stock exchanges they prepare, New York Stock Exchange, the Chinese Stock Exchange, सभी की अपने अपने benchmarks हैं। and financial publications, लिख लें बेटा, लिखने से उस दिन याद आ जाएगा कि आपने कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करनी है। वैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बट फिर भी लिखें। Most of the benchmarks are set by credit rating agencies, अभी हम देखेंगे, research houses अभी हम देखेंगे, stock exchanges अभी हम देखेंगे, and financial publications। ठीक है सर, मैं अब जो बताने जा रहा हूं ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और मैं उससे पहले चाहूंगा कि आपको एक बार मैं भूपेश आनंद अपनी स्लाइड में ले चलूं, और यहां पे मैंने लिखा है कंसेप्ट नंबर 1, चेक करिए जी, ये मेरी स्लाइड है बेटा, अभी हम वर्कबुक में आएंगे। मैंने ऊपर लिखा ए बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अ म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। अ क्रेडिबल बेंचमार्क शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद, अब देखो जी हेड बॉय किसी भी एरू नत्थे गहरे को पकड़ लोगे तो यार वो फिर तो बेकार ही है।
बेंचमार्क जब भी बनाओगे उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, उसमें कुछ आदतें होनी चाहिए, उसमें कुछ गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली गुड क्वालिटी कि आप जो भी बेंचमार्क बनाओगे उस बेंचमार्क का ऑब्जेक्टिव भी और उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी मेल खाना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहे मुझे ये करना है, कोई कहे मुझे ये करना नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी सेम। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इक्विटी स्कीम में ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, डेट स्कीम में ऑब्जेक्टिव है इनकम, हाइब्रिड में दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। एसेट एलोकेशन पैटर्न्स भी सेम होने चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो और इसने एसेट ज्यादा इक्विटी में डाल दिए, डेट में कम डाल दिए, और इंडेक्स में अगर आप देखें बेंचमार्क में ज्यादा डेट में और कम इक्विटी में, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार। सो एसेट एलोकेशन शुड बी सेम and investment objective scheme should be same, and the investment strategy, because this is being followed by a fund manager, strategy follow कर रहा है fund manager, वो भी same होनी चाहिए। तो benchmark is decided by AMC, as I've just told you कि AMC भी करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी करेंगी, पब्लिकेशन हाउसेस भी करेंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस भी करेंगी, और एएमसी जो भी मानेगी कि भाई हम इसका मानेंगे बेटे, वो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में आना भी चाहिए। ठीक है जी। is this in consultation with this, AMC can choose the benchmark in consultation with trustees को दिमाग में रखकर आप AMC अपना बेंचमार्क खुद चूज कर सकते हैं। दिस कुड बी वेरियस रीजंस, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेटर इंडेक्स, दिस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो बात बताने जा रहा हूं ना बेटे, बड़ी पीरिशियस है क्योंकि इसमें अभी भी चेंजेस आई हैं। आपको शायद वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आई मीन बाय, अच्छा अभी तक बात समझ आ गई, मैंने अभी तक जो भी बताया समझ आ गया। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, और उस कंसेप्ट का नाम है प्राइस रिटर्न इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब सुनना ध्यान से, आपको समझ नहीं आएगा वर्कबुक से अगर आने वाले 2-3 मिनट आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने अभी आपको बताया कि मैं सेंसेक्स को बेंचमार्क मान लूंगा। सेंसेक्स 30 कंपनीज का निचोड़ है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया। अगर हम स्कीम को देखेंगे कि स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव वही है और उसमें भी पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन वही है, तो मैं अपनी स्कीम को की परफॉर्मेंस सेंसेक्स 30 की परफॉर्मेंस से चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड ने एक लार्ज कैप स्कीम बनाई, लार्ज कैप फंड बनाया, और उस लार्ज कैप फंड में बेंचमार्क रख दिया सेंसेक्स 30। तो अब हमें ये चेक करना है कि सेंसेक्स 30 का रिटर्न कितना था 1 साल पहले या 1 महीने पहले, या जो भी पीरियड का हम रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस स्कीम का रिटर्न कितना है या इस फंड का रिटर्न कितना है। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेंसेक्स में चेक करूंगा कि भाई जब मैंने ये स्कीम स्टार्ट की थी उस समय सेंसेक्स कितने पॉइंट था और आज कितने पॉइंट हो गया है। लेटर वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम यही करते हैं कि भाई आज कितने पॉइंट का है, पहले कितने का था अपॉन पहले कितने का था इनटू में, सो दैट वी कैन कैलकुलेट रिटर्न। अब मेरे को इंडेक्स का निकालना है, स्कीम का निकालना है, वो मेरी श्रद्धा भावना है। अब सुनना, मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं आपको क्लियर नहीं होगी अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। Now the point is, I want to compare the performance of index, the performance of benchmark with the performance of this scheme, So I should know how to calculate the return of this benchmark. तो रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अज्यूम किया कि मैंने यहां पर सेंसेक्स लिखा है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं सेंसेक्स 30 की बात कर रहा हूं, और सेंसेक्स 30 में जब मैंने स्कीम स्टार्ट की तो 20,000 पॉइंट्स थे, और जब स्कीम एंड हुई तो 24,000 पॉइंट्स हैं। तो मेरे को ये लगा कि 20,000 पॉइंट पे सेंसेक्स था, 24,000 पे हो गया, इसका मतलब लेटर वैल्यू 24,000 है, पहले वाली 20,000 है, अपॉन 20,000 है। तो मैंने इसका रिटर्न कैलकुलेट किया कि भाई साहब 20% आ रहा है, 24 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू दिस। नाउ दिस इज अ बेंचमार्क। तो बेंचमार्क में मैंने क्या किया, मैंने बेंचमार्क में यहां का प्राइस सेंसेक्स की वैल्यू देख ली और यहां के सेंसेक्स की वैल्यू देख ली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया और फिर मैंने इसको प्रतिशत में कैलकुलेट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब मुझे चेक करना है कि HDFC लार्ज कैप फंड की स्कीम में कितना रिटर्न था। तो मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इन्वेस्टर ने। अच्छा, 1 लाख से उसकी वैल्यू आज हो गई 1,25,000, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू NAV बढ़ गई। आपको पता है NAV क्या होती है? तो 1 लाख से 1,25,000 की NAV हो गई, इसका मतलब 25,000 से डिफरेंस आ गया, 1,25 माइनस 1 अपॉन 1,
इसका मतलब रिटर्न 25% है। HDFC म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप फंड स्कीम के फंड मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे देखो जी, देखो देखो जो हमने बेंचमार्क रखा था उसने तो खाली 20% का रिटर्न अर्न किया है, हमने 25% अर्न किया है। इसका मतलब वो एक दुनिया को बताना चाहता है कि हमने आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज है। लेकिन बेटा दिमाग तेज है नहीं, अभी बताऊंगा क्यों। क्योंकि 2008 तक ऐसे ही कैलकुलेट होता था। आप मुझे एक बात बताना कि बेटा ये जो 1 लाख रुपए की स्कीम है, 10 लाख की है, जो भी HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम है, इस स्कीम में एक पोर्टफोलियो होगा और उस पोर्टफोलियो में उन्होंने लार्ज कैप सिक्योरिटीज बाय की होंगी। लेट इट बी ITC, लेट इट बी HP, लेट इट बी HCL, लेट इट बी हिंदुस्तान लेवर, लेट इट बी सुजुकी, सिक्योरिटीज लिए होंगे लार्ज कैप के। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी होंगी जिन्होंने डिविडेंड दे दिया होगा। अच्छा, अगर आपके पास ग्रोथ स्कीम है तो आपने डिविडेंड नहीं लिया होगा क्योंकि वो तो स्कीम में ही ऐड हो जाता है। इसका मतलब वो जो NAV 1,25,000 रुपए की मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं उसमें डिविडेंड का इफेक्ट भी है। देखो मैं कहां से शुरू करके कहां तक पहुंच रहा हूं। मैंने कहा 1,25,000 की जो वैल्यू ली आपने, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था उन कुछ कंपनीज ने डिविडेंड दे दिया। अच्छा, अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन ली है तो आपको भले डिविडेंड नहीं मिला होगा क्योंकि आपके पास ग्रोथ ऑप्शन थी, लेकिन वो NAV तो आपकी बढ़ चुकी होगी। तो मैंने कहा ये जो 1,25,000 रुपए है ये तो बढ़ी हुई NAV है, इसमें डिविडेंड का इफेक्ट भी है। लेकिन अगर आप इंडेक्स को चेक करें 20,000 से 24,000, वो जो 24,000 का पॉइंट है आपने पॉइंट टू पॉइंट लिया, प्राइस टू प्राइस लिया, उस 24,000 में डिविडेंड का इफेक्ट नहीं है। ऐसा ही कर रही तो 2008 तक। इसका मतलब आप कंपेयर जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि जब आप बेंचमार्क का रिटर्न देख रहे हो तो वहां तो डिविडेंड का इफेक्ट नहीं ले रहे, लेकिन जब आप उस स्कीम का इफेक्ट देख रहे हो तो वहां पर आप डिविडेंड का इफेक्ट ले रहे हो, क्योंकि स्कीम ने क्या पता ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो जहां से डिविडेंड मिलता हो, और क्योंकि स्कीम की ग्रोथ ऑप्शन थी तो वो NAV बढ़ा रही हो। तो मतलब स्कीम के केस में जो आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो उसमें डिविडेंड या इंटरेस्ट ऐड होके आ रहा है। और ये स्वाभाविक बात है कि एक में जब आपको ज्यादा ऐड करके रिटर्न निकाल रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी आपको, क्यों नहीं दिखेगी। तो ये बात सेबी को पता चली और उसने 1 फरवरी 2008 को ये कहा कि अभी तक जो आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे वो प्राइस टू प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए उसका नाम डाल दिया गया प्राइस रिटर्न इंडेक्स। लेकिन सेबी ने कहा ये गलत है, क्योंकि आप जो स्कीम की कैलकुलेशन कर रहे हो वो तो टोटल रिटर्न के बेसिस पे कर रहे हो कि भाई कैपिटल गेन कितना हुआ और उसमें डिविडेंड इफेक्ट भी कितना आया। इट मींस आज से सभी कंपनीज या इंडेक्स का जब भी हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, बेंचमार्क का जब भी रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, इट शुड नॉट बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिटर्न, रादर इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ total return. It means the return with help of capital gains and the return with help of dividend. दोनों रिटर्न को जोड़कर आप इंडेक्स की वैल्यू निकालिए और फिर कंपेयर कीजिए। बेटा ऐसे कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता क्या समझाएगा। भूपेश आनंद बता रहा है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो इस वीडियो को दोबारा से पॉज कीजिए और देखिए। मैंने इस बात को समझाने के लिए लिखा है कि आपने वो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो स्कीम ली थी, इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, इनमें से कुछ कंपनीज ने डिविडेंड दे दिया होगा। और अगर आपकी ग्रोथ स्कीम है तो ऑटोमेटिकली NAV बढ़ चुकी होगी, क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड ने जो स्कीम ली थी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अब वो ग्रोथ स्कीम थी, आपकी स्कीम ग्रोथ है। इसका मतलब जो आपकी NAV आ रही है वो इंक्लूडिंग डिविडेंड आ रही है। इसका मतलब जो रिटर्न आप निकाल रहे हो डिविडेंड मिला के कर रहे हो। इसका मतलब जो रिटर्न आप यहां तो कर रहे हो टोटल रिटर्न, और इंडेक्स या बेंचमार्क में कर रहे हो खाली आप प्राइस रिटर्न, जो गलत है। गोधों को घोड़ों के साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि रिटर्न इंडेक्स, देयर कैन बी 2 ways. आई कैन ईदर कैलकुलेट प्राइस रिटर्न इंडेक्स और आई कैन कैलकुलेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। एक बच्चा कहता समझ नहीं आया। मैंने कहा आप सारी बातें छोड़ दो, अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से अगर सुन लिया तो वो भी ठीक रहेगा। पहले लिख लेते। नोट नंबर 1, देखो मैंने ऊपर लिखी है हेडिंग प्राइस रिटर्न इंडेक्स वर्सेस टोटल रिटर्न इंडेक्स। नोट 1 की हेडिंग भी लिख डालो।
नोट 1 की हेडिंग भी लिख डालो, प्राइस रिटर्न इंडेक्स वर्सेस टोटल रिटर्न इंडेक्स फ्रेंड्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग स्कीम रिटर्न। मैंने कहा जब हम स्कीम रिटर्न निकाल रहे हैं तो हम डिविडेंड या इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली ले रहे हैं इन द ग्रोथ स्कीम। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यार, ग्रोथ स्कीम में तो ऑटोमेटिकली एनएवी बढ़ी जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया, इसका मतलब आपने वो टोटल रिटर्न लिया। ठीक है सर, आगे आगे एनएवी ऑफ द ग्रोथ स्कीम मस्ट हैव बीन एप्रिशिएटेड, वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुका होगा, एनएवी ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी होगी स्कीम की, बट इंडेक्स में आपने प्राइस टू प्राइस लिया है। तो नोट नंबर 2, व्हाइल कैलकुलेटिंग बेंचमार्क रिटर्न, निफ्टी रिटर्न, वी हैव कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन पॉइंट टू पॉइंट, प्राइस टू प्राइस। लिखना है बेटे, लिखना है। सो दिस इज नेम्ड एज प्राइस रिटर्न बेंचमार्क और प्राइस रिटर्न इंडेक्स। और नीचे मैंने लिखा है फ्रॉम 1 फरवरी 2018 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ध्यान में रखकर हम इंडेक्स का या बेंचमार्क का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है या इंटरेस्ट दिया है या पेबल है तो हम जो 24,000 का पॉइंट था उसमें डिविडेंड का और इंटरेस्ट का इफेक्ट लेने के बाद रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। इतना पता होना चाहिए। टोटल रिटर्न इंडेक्स इज बेटर एज कंपेयर टू प्राइस रिटर्न इंडेक्स। बाकी की बातें छोड़ दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब सुनना, अब मैं आ रहा हूं सीधा अपनी स्लाइड में, ध्यान से सुनना भाई साहब, मैं फिर रिपीट करता हूं। आने वाले 2 मिनट बड़े कीमती हैं। एक बच्चा कहता है सर बार बार आप यही बोल देते हो आने वाले 2 मिनट। बेटे अब मैं सच में कह रहा हूं कि अब कीमती है। आपने सुनी थी वो कहानी, एक गांव में एक गडरिया भेड़े चराने जाता था, बार बार बोलता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले भाग के चले जाते थे, शेर आता ही नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक शेर आ ही गया और उसने शोर मचाया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन कोई गांव वाले नहीं आए और शेर सारी बकरियों को खा गया। तो मैं अब ये कह रहा हूं, अब जो बताने जा रहा हूं सच में प्रीशियस है। आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, क्या पता शेर खा जाए बकरियों को और आपका चैप्टर नंबर 11 0 हो जाए। आइए अब मैं आपके सामने ये स्कीम, ये कंसेप्ट नंबर 2 बता दूं, प्राइस इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा समझ भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स। अर्लियर, पहले जमाने में, द म्यूचुअल फंड वर बेंचमार्क टू प्राइस रिटर्न वेरिएंट। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वन एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क का, कि पहले जमाने में वो कहेंगे कि टोटल रिटर्न इंडेक्स पे निकालते थे या प्राइस रिटर्न इंडेक्स पे। ट्रू और फॉल्स? प्राइस रिटर्न इंडेक्स ओनली कैप्चर्स कैपिटल गेन्स ऑफ द इंडेक्स बट इट डज नॉट कैप्चर डिविडेंड। ओके, so with effect from 1st February the mutual fund schemes are benchmarked to total return variant of the index. The total return variant takes into account dividend and interest. ठीक है जी, मैं आगे चल रहा हूं भाई साहब। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, आपको अभी बताया इक्विटी स्कीम्स होती हैं, डेट स्कीम्स होती हैं, हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं। तो कभी भी इक्विटी स्कीम के बेंचमार्क के लिए हमें कौन कौन से बेंचमार्क के से कंपेयर करना चाहिए वो बातें बता रहा हूं, बहुत इजी है। और डेट के लिए कौन से बेंचमार्क्स होने चाहिए वो बातें बता रहा हूं, बहुत इजी है। और हाइब्रिड के लिए कौन से होने चाहिए वो बातें बता रहा हूं, बहुत इजी है। बस 3 बातें बतानी है और आज का लेक्चर खत्म है। आप खुद लॉजिकली सोचिए कि अगर मुझे किसी इक्विटी स्कीम को कंपेयर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना है, तो आपके हिसाब से उसका बेंचमार्क नो डाउट स्टॉक एक्सचेंज बनाती है, नो डाउट क्रिसिल बनाती है, नो डाउट रिसर्च पब्लिकेशन बनाती है, नो डाउट एएमसी भी रखती है। बट आपके हिसाब से वो बेंचमार्क कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए जी क्या लिखा है, बेंचमार्क फॉर इक्विटी स्कीम्स। अगर वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड स्कीम है, अच्छा डाइवर्सिफाइड आपको पता है क्या होता है? अगर उस स्कीम ने अलग अलग जगह, सब जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, खाली बैंकिंग सेक्टर में किए या ऑटो सेक्टर में किए या ऑयल एंड गैस, ऐसा नहीं, हर जगह उसने पैसे लगा दिए, है ना। जैसे थाली मिलती है आपको खाने की तो उसमें हर तरह की सब्जी दे देते हैं, उसी को तो बोलते हैं डाइवर्सिफाइड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर वो डाइवर्सिफाइड है तो बेटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक मापदंड हो सकता है। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो 30 कंपनीज हैं,
मान के चलो आपने इन्वेस्टमेंट 100 में की है, 200 में की है, 250 में की है, 500 में की है, तो उसमें आ रहे हैं। फिर निफ्टी 50 भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी के 50 कंपनीज है। अगर उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, निफ्टी 100 भी बेंचमार्क्स माने जा सकते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है। और अगर वो इक्विटी स्कीम है लेकिन वो सेक्टर वाइज है, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में है, ऑयल सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में है, तो बेटे आपको पता है हर सेक्टर के भी इंडेक्स बने हुए हैं। तो फिर हम जनरल इंडेक्स से कंपेयर नहीं करेंगे, फिर हम जनरल इंडेक्स उसका बेंचमार्क नहीं बनाएंगे। तो सेक्टर इंडेक्स के लिए मैं भूपेश आनंद ये कह रहा हूं, बीएससी बैंक इंडेक्स बना हुआ है, बीएससी एफएमसीजी बना हुआ है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, इट मींस whenever I want to compare, whenever I want to see that what should be the benchmark for the sector fund, we have specified sector index and we should compare the scheme, you know, whether this scheme is performing good or not with those sector index. I think you are getting my point. ठीक है जी, ठीक है जी। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, लार्ज कैप फंड में आपको पता ही है कि हम जनरली लार्ज कैप फंड में, लार्ज कैप में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 लेते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में 1 से 100 तक आती हैं, तो इसमें 1 से 30 होती है, 1 से 50 होती हैं। और मिड कैप में निफ्टी मिड कैप और बीएससी मिड कैप लेते हैं। लिख लो बेटा, मैं नहीं लिखते तो समझ तो लो यार, एक एक नंबर का आ सकता है कि भाई मिड कैप में इक्विटी में विच इज द बेस्ट बेंचमार्क, वो लिखा होगा निफ्टी 30 और मिड कैप 30, तो यू शुड गो फॉर मिड कैप। ठीक है जी। मैं आ गया जी नेक्स्ट में कि अगर डेट स्कीम्स हैं, यू नो, डेट स्कीम का मतलब ऑब्जेक्टिव पता है, इनकम अर्निंग का होता है, एंड देन व्हाट शुड बी द बेंचमार्क कि वो डेट स्कीम अच्छा काम कर रही है, गंदा कर रही है। तो बेटे आपको मैंने अभी भी बताया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, एएमसीज, पब्लिकेशन हाउसेज, दे जनरली गो फॉर द बेंचमार्क्स, एंड इन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डेट स्कीम्स, क्रिसिल क्योंकि क्रेडिट रेटिंग देती है तो उसने अपने बेंचमार्क्स बनाए हैं, और हम जनरली उन्हीं बेंचमार्क्स से कंपेयर करते हैं जो बहुत ही इजी है। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, एज पर सेबी गाइडलाइंस। देखिए सेबी कोई बेंचमार्क नहीं बना रही, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। सेबी इज नॉट प्रिपेयरिंग एनी बेंचमार्क, सेबी इज ओनली गिविंग यू गाइडलाइंस कि दैट यू शुड फॉलो credit rating agencies benchmarks, you should follow this benchmark, you should follow research publication benchmarks. SEBI is not preparing any benchmark. ठीक है, ये बात लिखी है, as per SEBI the benchmark for debt balance this should be developed by research and rating agencies and it is recommended by RBI ने भी recommend किया। जब भाई SEBI कह रही है तो RBI भी कह रहा है हाँ यही होना चाहिए, एमफी भी यही कह रहा है, एएमसी भी यही कह रही है। अब हमें देखना है कि इन स्कीम्स में कौन कौन से ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। एक तो पहली बात, डेट्स में क्रिसिल इंडेक्स आता है। अब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करेगा वो, देखना जरा। ओवरनाइट फंड है तो क्रिसिल ओवरनाइट इंडेक्स, लिक्विड फंड है तो क्रिसिल लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है तो क्रिसिल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट है तो मनी मार्केट क्रिसिल मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन है तो दिस। मतलब आपको एक बार पढ़ना है, आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा, लेकिन 2 में मैंने मार्किंग करी है क्योंकि वहां पे वो नहीं है। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड तो क्रिसिल शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है, डबल ए, तो ये ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना, बाकी हो गया। इसका मतलब इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड द बेंचमार्क इज क्रिसिल ए शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम में वही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वही है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में वही है। मैंने खाली मार्क वहां किया है जो अलग है, डायनेमिक में अलग है। आप देखो डायनेमिक में क्रिसिल कंपोजिट फंड है, डायनेमिक से शुरू नहीं हो रहा। तो आपको 2 ध्यान रखने बेंचमार्क डेट में, बाकी तो वही है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मैंने बता ही दिए। मैं आ गया जी आगे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने हाइब्रिड स्कीम्स की बातें करने जा रहा हूं, दैट व्हाट आर द बेंचमार्क्स फॉर हाइब्रिड स्कीम। आइए हाइब्रिड स्कीम का मतलब पता है, जिसमें इक्विटी भी होती है और जिसमें डेट भी होता है। अच्छा, हाइब्रिड में ना 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, मॉडरेट हाइब्रिड। आई कैन हैव 3 कैटेगरीज विद इन हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड मॉडरेट हाइब्रिड। अच्छा, एग्रेसिव कौन सी होती होंगी? जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता होगा,
कंजर्वेटिव कौन सी होती होंगी? जिसमें डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता होगा, इक्विटी का कम होता होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या बेंचमार्क्स होने चाहिए। हाइब्रिड बेंचमार्क्स इन्वेस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी, हमें बताइए। Therefore, the benchmark for a hybrid is a blend of equity and this। अगर एग्रेसिव है, एग्रेसिव कौन सी होती है? जहां पर डेट 25 है और इक्विटी 75 है। बेटा वर्कबुक से कॉपी पेस्ट मारा है। क्रिसिल, क्रिसिल डेट के लिए क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड, और इक्विटी के लिए इसी तरह से बैलेंस में आ जाइए, तो बैलेंस का मतलब है 50 इक्विटी 50 डेट। क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स, आप देखो ना सभी में क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स ही है, तो इस बात से ध्यान रख सकते हैं। हाइब्रिड में बॉन्ड के कंटेंट को चेक करने के लिए क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स देखेंगे, वेदर इट इज एग्रेसिव, वेदर इट इज कंजर्वेटिव, वेदर इट इज बैलेंस। और उसके लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE 50 दिस सेम है, सेम है बेटा, देख लो। यकीन मानिए दोस्त, मैंने बड़ी मेहनत की और आपको समझाने की कोशिश की। बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ये मैंने एक लेक्चर तो ले भी लिया, ये वर्कबुक है बेटे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, हुआ था पता नहीं क्या दिखा रहा है मास्टर। बेटे ये वर्कबुक है, जिसको आपने देखा तक नहीं। चैप्टर 11 में आ चुके हैं, एक ही चैप्टर रह गए। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं, आप बस पेपर देने जा रहे हैं। इसमें 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए, और इसमें से 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से मैं यहां तक करा भी चुका हूं बेटा। 3 और 3 6, बेटे 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में हो गए। 3 रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे खत्म। क्वांटिटेटिव मेजर्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप देखो ना, आप देखो, मैं अगर ध्यान से चलूं तो बेंचमार्क की बात मैंने बताई कि ये बेंचमार्क्स है, ठीक है, और उसकी बेंचमार्क का मैंने आपको बताया, सब कुछ बताया, मापदंड बताया, सारी चीजें बताई। अब आपको पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकते हैं। लेकिन एक गाना अगर आप नहीं देखते ना, तो मैं कह रहा हूं बहुत कुछ मिस कर देते हैं। ये गाना कुछ इस तरह का है, ये गाना कहता है आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, टेंशन मत ले, अपना बेस्ट एफर्ट दे, सब बढ़िया होगा, सबका सब बढ़िया होने वाला है। भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, पास्ट भी नहीं, फ्यूचर भी नहीं, अभी ध्यान दे। अनजाने राहों पे क्यों घबराता है? कोई बात नहीं, चल आगे, बनेगा तो तू करोड़पति, कर ले। हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है, जीने बेटा ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है, कर ले बस, पेपर पास कर, एआरएन नंबर ले और आगे चल। भूपेश आनंद की और बाकी की क्लासेस देख और आगे चल। लेक्चर 2 में मिलते हैं बेटे।